आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार में भी सभी आपके ठीक होंगे। तो देखिए, अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की वैकेंसी आउट हो चुकी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं बच्चों से यही निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर भरें। हम इसकी एक एक डिटेल पर बात करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी पोस्ट हैं, साथ में कब से कब तक का समय रहेगा और एग्ज़ाम का अनुमानित समय कब रहेगा। तो हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और साथ में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए, बिना आपका समय व्यर्थ करें। देखिए, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की वैकेंसी आउट हो चुकी है। किस चीज़ के लिए वैकेंसी है? ये वैकेंसी जो आपकी है ये कांस्टेबल फायर मेल के लिए है। कांस्टेबल फायर मेल के लिए है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेल, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें वुमेन्स कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो मेल इंडियंस के लिए है। इसी के साथ फिलिंग अप टेम्परेरी पोस्ट है ये कांस्टेबल फायर की। इसी के साथ जो पे रहेगा इसमें रहेगा 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी कि 21,700 से आपका पे ग्रेड शुरू होगा और 6900 तक चलेगा। प्लस साथ में आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो भी अलाउंसेस टाइम टू टाइम एक एम्प्लॉय को मिलते हैं CISF के अंडर। उसी के साथ इन्होंने कहा है दे शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द पेंशनरी बेनिफिट्स एज पर दी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नोन एज द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो NPS के अंदर जो भी आपकी पेंशन बनेगी उसके लिए भी आपको क्या करा जाएगा, वो पेंशन दी जाएगी इस पोस्ट के अंदर। तो देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे दी है कि 29/1 से शुरू हो जाएगा और 4/3 तक आपका क्या चलेगा, ये चलेगी। 4/1 तक क्या होगा, ये आपकी चलेगी। इसी के साथ जो क्लोजिंग डेट रहेगी 4 मार्च तक ये चलेगी, 2022 तक 5 बजे तक। उसके बाद आपका सबमिशन फॉर्म नहीं होगा। तो मतलब पूरा 1 महीने का इन्होंने लगभग समय हमें दे दिया है। इसी के साथ जो इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट करी जाएगी वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। उसके बाद क्या क्या इन्होंने चीज़ें कही हैं, ऑनलाइन मोड में आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसी के साथ फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा जो कि फुल्ली OMR बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद इन्होंने कहा है मोड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा और विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड। तो इसका मतलब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें बताई गई हैं। अभी देखिए जो एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्ट करा जाएगा किसके थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं आपका क्या क्या इसके अंदर रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, फिर एक रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा अंडर OMR, फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा और जब उसके बाद आपको क्या कर जाएगा, शेड्यूल्ड और कंडक्ट करा जाएगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें शेड्यूल्ड और कंडक्ट करी जाएंगी। इनके बारे में अभी कोई ऐसी इन्होंने डिटेल्स नहीं निकाली हैं कि आपका किस किस दिन एग्ज़ाम होगा और किस किस दिन आपको किस किस चीज़ के लिए आना पड़ेगा। फिर देखिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो अंडर OMR रहेगा या फिर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रहेगा और ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लीशन है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और रिटर्न एग्जामिनेशन, वो आपको जल्दी क्या उसमें से जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट उनकी लगेगी और फिर उन्हें बुलाया जाएगा, अलॉट करी जाएंगी सीट्स हर स्टेट में। उसके बाद जो है वैकेंसी फिल्ड करी जाएगी एज पर दी वैकेंसी अवेलेबल इन वेरियस स्टेट्स। उसके बाद इन्होंने कह दिया है यहाँ पे देखिए ओनली दोज कैंडिडेट हु फाइंड प्लेस इन द सिलेक्ट लिस्ट एज पर द अवेलेबल वैकेंसी, उन्हीं को केवल क्या करा जाएगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और किसी भी बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी बच्चे वहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएंगे उनका फिर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उन्हें फिर एंटरटेन करा जाएगा अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी एंड अकॉर्डिंग टू दी जिस भी जो पोस्ट के लिए उन्होंने लिया है। जो कि पोस्ट है हमारी, किस चीज़ की पोस्ट है हमारी पोस्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल फायर मेल की,
कांस्टेबल फायर मेल की। उसके बाद देखिए जो एडमिट कार्ड इन्होंने बता दिया है कि सभी स्टेज के इशू कर दिए जाएंगे ऑनलाइन मोड के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। ये वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसकी PDF का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसी के साथ आप देखिए चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। देखिए जो यहाँ पे स्केल रहेगा वो पे लेवल 3 रहेगा 21,700 से 16,100 तक। उसके बाद जो नेशनैलिटी रहेगी सिटीजनशिप होनी चाहिए आपकी केवल इंडियन। और देखिए जो वैकेंसी इन्होंने दी हैं वो पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दे दी हैं। पहली की बात कर लेते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में पूरे इंटायर स्टेट के अंदर 0,0,0,0 मतलब यहाँ पे कोई CISF की टोटल 0 है। फिर आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया, ठीक है। ये नक्सल एरिया क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ एरिया ऐसा है जो नक्सल एरिया है, तो वहाँ पे क्या करा गया है, एंटायर स्टेट में 11 हैं और उस एरिया में 21 हैं। उसी तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 3 और 5, फिर शेड्यूल कास्ट की फिर 5 और 8, शेड्यूल ट्राइब की 2 और 3 और OBC की 7 और 14। तो इसी तरह टोटल 28 और 51 हो जाती है। इसी तरह इन्होंने सभी स्टेट्स की यहाँ पे वैकेंसी दे दी है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल की 46 हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 11 हैं, फिर SC की 24 हैं, ST की 1 है, OBC की 30 है। इस तरह से इन्होंने इसमें दे दी है। तो टोटल कितनी हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर 112। तो अब जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो कितनी वैकेंसी है, तो वो वैकेंसी टोटल यहाँ पे देखो दे दी है इन्होंने 1149। तो 1149 टोटल वैकेंसीज हैं जो कि इस पोस्ट में इन्होंने रखी हैं ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद जो वैकेंसी की टेंटेटिव है और मे इंक्रीज और डिक्रीज एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। इसका मतलब है कि यदि कोई भी दिक्कत आती है इस फॉर्म के टाइम पे, मतलब कि जब बच्चा अप्लाई कर देगा फिर उसका पेपर होगा शेड्यूल में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण ऊपर नीचे थोड़े डेज का फ़र्क हो सकता है, पर ये अच्छी वैकेंसी है, आप इसे ज़रूर भरें। इसी के साथ देखिए इसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होंगे वो अपॉइंटमेंट उन्हें सर्वे एनीवेयर इंडिया, मतलब उन्हें कहीं पे भी जाना पड़ सकता है काम के लिए, तो इसलिए इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं रखी गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो रहता है कि इफ़ अ कैंडिडेट प्रोड्यूसेस डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय अ स्टेट और अदर देन द स्टेट मेंशन्ड इन हिज एप्लीकेशन, ही शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज द स्टेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एड्रेस दोगे वही आपको भरना पड़ेगा, उसके अलावा आप बिल्कुल भी कहीं और का नहीं शो कर सकते जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे। इन्होंने ये बात इसमें साफ कह दी है। आप 4.3 पैराग्राफ एक बार PDF जो मैं आप देखोगे उसमें ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी इन्होंने कहा क्या है और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात करेंगे। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखते हैं वो यहाँ पे दे रखी है 12th क्लास होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्लास क्वालिफिकेशन चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और कौन से सब्जेक्ट से होनी चाहिए ये भी इन्होंने दे रखा है, साइंस सब्जेक्ट से। साइंस सब्जेक्ट से आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने दे दी है कि 4/3/2022 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 18 से 23 साल तक के ही बच्चे केवल इसमें एलिजिबल हैं। यानी कि आप बोर्न अर्लियर 5/3/1999 और लेटर देन 4/3/2004 यही बच्चे केवल क्या हैं इसके अंदर एलिजिबल हैं। इससे ज़्यादा ना तो इससे कम और ना इससे ज़्यादा के बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके अंदर। उसके बाद देखिए जो कैटेगरी है, कैटेगरी की अब हम बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन कितना दिया है इन्होंने, SC ST को दिया है 5 साल का, OBC को 3 साल का, कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसे 3 साल का दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। फिर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रियोट्स और कम्युनल रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, तो उसमें अनरिजर्व को 5 साल का, OBC को 8 साल का और SC ST को 10 साल का। अब बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना क्वेश्चन जरूर पूछिएगा हमसे जो भी रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे धीरे धीरे बात करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो हो सकता है आप शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगे, पर यहाँ से आप बहुत कुछ पता आपको एक बार में ही लग जाएगा, मतलब आपकी बहुत सारी समस्याएं मन के क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड पे अब हम बात करेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड पे जैसे हाइट है तो 170 सेंटीमीटर मिनिमम रखी है इन्होंने, और जो चेस्ट है
वो 80 से 85 सेंटीमीटर है। मिनिमम एक्सपेंशन उसके अंदर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है 80 से 85 और जिसमें कि 5 mm का आपका फ्लाव होना, यानी कि अगर 80 आपकी चेस्ट है तो 85 तक आपका फ्लाव हो गया और 85 है तो 90 तक हो गया। ठीक है। अब परमिसिबल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं हिल एरिया को, जैसे कि गढ़वाल, कुंवान, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमीज, लद्दाख, कश्मीरी वैली एंड JNK, नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट, मतलब जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग कर रहे हैं उनमें हाइट में 165 सेंटीमीटर रखा है, यानी कि 5 mm का रिलैक्सेशन दिया है और चेस्ट के अंदर 78 से 83 रखा गया है मिनिमम 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, ये आप बात समझ गए होंगे। अगर जो नॉर्मल है उनके लिए हाइट 170 है और जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए 165 है। देखिए कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब इन्होंने बता दिया है। फिर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल और आदिवासीज इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागाज, तो इनमें कितना दिया है 162.5। तो मैं दोबारा आपको बता दूं जो नॉर्मल बच्चे हैं यानी कि जो प्लेन एरिया से हैं उन्हें 170, जो पहाड़ी में से हैं उनके लिए 165 और जो ट्राइबल या आदिवासी से हैं उनके लिए 162। और चेस्ट एक्सपेंशन तो नॉर्मल है, इतना तो सभी कर लेते हैं जितना इन्होंने नॉर्मल में दे रखा है। तो उसके बाद वेट की हम बात करेंगे तो वेट है कि प्रोपोर्शनेट टू द हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स वेट विल बी रिकॉर्डेड एट द, मतलब वेट का इन्होंने कोई ऐसा बड़ा इन्होंने इशू नहीं रखा है कि वेट आपका इतना ही कम से कम होना चाहिए। वो तो आपकी एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना वेट है आपका, उसमें कोई दिक्कत ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। देखिए बात करेंगे हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टैटू। टैटू के ऊपर हम बात करेंगे। फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन फिक्स टू डिटरमाइन परमेबिलिटी ऑफ टैटू। तो देखिए अगर कंटेंट आपका जो है टैटू का वो क्या है, सेकुलर कंट्री का है, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आर कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड, मतलब रेस्पेक्ट करे जाने चाहिए, एंड दैट टैटू डिपिक्ट्स रिलीजन सिंबल और फिगर एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। यानी कि अगर आपका टैटू किसी रिलीजियस सिंबल को या फिर फिगर को या मतलब जो कि इंडियन आर्मी के अंदर एलो है तो आप परमिट हो, नहीं तो आप परमिट नहीं हो। देखिए अब लोकेशन की बात करेंगे टैटू में। अगर आपका टैटू जो है मार्क्ड है कहाँ पे, ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, केवल लेफ्ट फोर आर्म पे इन्होंने कहा है, बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑफ द हैंड, यानी कि जब जो आप जिससे आप सैल्यूट कर रहे हैं उस हाथ पे भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का लोकेशन अगर है टैटू का तो आप क्या है, अलाउ है, नहीं तो फिर आप अलाउ नहीं करे जाएंगे। उसके बाद देखिए साइज़, जो साइज़ है वो 1/4 होना चाहिए आपके पर्टिकुलर पार्ट का, यानी कि जहाँ पे भी वो बना हुआ है तो उस एरिया का 1/4 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया पे आपने टैटू छपवा रखा है। ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन ए क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन होम विल नॉट बी एलिजिबल, नीड नॉट अप्लाई, और वो भी एलिजिबल नहीं है। मतलब जो बच्चे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं उस समय तक, जब तक फॉर्म खुला हुआ है तब तक आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर आप फॉर्म मत भरिए और आपको अप्लाई ना ही करिए। तो इन्होंने साफ साफ इसमें दे दिया है। तो ये आप यहाँ से पेज नंबर 4 पे जाके देख सकते हैं जो बात अभी आपको कही। इसके साथ अब हम चलेंगे, इन्होंने और भी चीज़ें कही हैं जैसे कैंडिडेट शुड नोट दैट द ओनली, वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपका रिकॉर्डेड जो भी डाटा है उसी के बिहाफ पे आपको सब चीज़ें रखनी है। ठीक है। उसके बाद आपका चिल्ड्रन मीन्स सन इंक्लूडिंग अडोप्टेड सन और डॉटर इंक्लूडिंग अडोप्टेड डॉटर एक्स सर्विसमैन, ये कोई जिसमें ऐसी बात नहीं है जो आपके साथ शेयर करें। पर्सनल डिप्लोमा आर्मी पोस्टल 6 मंथ्स प्रायर। उसके बाद देखिए अब देख लेते हैं आपकी प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट कि आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा फॉर्मेट का। देखिए कैंडिडेट जो कंसिडर कर रहे हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए वो पहले तो अपना एज रिलैक्सेशन देखें कि उन्हें ज़रूरत है नहीं। अगर वो एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो वो अपना सर्टिफिकेट सबमिट करें, कोई भी अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा है वहाँ पे उनसे अपना इशू कराएं सर्टिफिकेट अपने एरिया से और उसे अप्लाई करें, तभी वो उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा। और डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, PRC जहाँ के भी आप हैं वहाँ का। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल स्टेट होना चाहिए, विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर कहीं और से आपका डोमिसाइल स्टेट है तो बोथ कास्ट एंड डोमिसाइल शुड बी इशूड बाय द सेम स्टेट, सेम स्टेट से होना चाहिए दोनों। उसके बाद देखिए अगर पर्सन अपॉइंट कर जा रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ OBC मस्ट इंश्योर द पोजेस ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी रिजर्वेशन के थ्रू अपॉइंट करे जा रहे हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना होगा।
तो इसी के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें लिख दी हैं। फिर हाउ टू अप्लाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में कि हम अप्लाई कैसे करें। देखिए एप्लीकेशन जो है मस्ट बी सबमिटेड होना चाहिए, वेबसाइट के थ्रू सबमिट हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा www.cisfrect.in। इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। पहले तो सैम्पल परफॉर्मा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन परफॉर्मा और टेस्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने अपलोडिंग फ़ोटोग्राफ वगैरह सब चीज़ इन्होंने दे दी है इसमें। इसके बारे में मैं आगे आपसे सारी डिस्कस करूँगा डिटेल्स, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। देखिए अब इन्होंने लास्ट डेट और टाइम ऑफ सबमिशन दिया है कि 4 तारीख 3रा महीना 2022 तक 5 बजे तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द क्लोजिंग डेट, नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। लास्ट डेट तक ना करें, क्या पता हैवी लोड आ जाए और फिर एकदम आपका फॉर्म ना भरा जाए। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो ऐसा काम ना करें। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो जो फ़ीस है इसमें 100 रुपये रहेगी, ₹100 ओनली। और जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और फ़ी आप UPI के थ्रू या फिर SBI ब्रांचेस के थ्रू आप अपना क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। जो ऑनलाइन फ़ीस है वो पेड कर जाएगी कैंडिडेट्स के, कब तक, वही 4/3/2022 तक। कब तक कर सकते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट, 23:30 तक, मतलब रात के 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं अपनी फ़ीस पे। उससे ज़्यादा देर ना करें, ठीक है। मेक द पेमेंट इन कैश, और अगर आप कैश में कर रहे हैं तो 7/3/2022 तक उसका चालान भर दें, जो कि जनरेट करा जाएगा बैंक के द्वारा। फिर अगर फ़ीस एक बार पे कर दिया आपने तो वो रिफ़ंड भी नहीं करी जाएगी। ये भी इन्होंने साफ साफ बात इसमें लिख दी है, ठीक है। कोई कारण हो सकता है, पेपर कैंसिल हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके बाद आपको क्या होगा, फ़ीस वापस नहीं कर जाएगी। एडमिशन टू दी एग्जामिनेशन, तो वो एक कॉमन सी बात है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन कैसे होगा, आपको रजिस्टर करा आपने, एडवर्टाइजमेंट, फिर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा आपको, जब भी क्या होगा इशू होगा, और अपेयर करना होगा आपको PET और PST में। फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फिर दोबारा से एडमिट कार्ड इशू होंगे और फिर वो अगली स्टेज ऑफ एडमिशन में, एग्जामिनेशन में जाएंगे। देखिए डिपार्टमेंट कोई भी डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल अदर रेस्पेक्ट्स PET एंड PST एग्जामिनेशन। इसके बाद जो बात रहेगी वो रहेगी कि ये तो है कि मतलब प्रोसेसिंग क्या रहेगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। इसके बाद चलते हैं देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे इन्होंने दे दिया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। उसके अंदर इन्होंने सब चीज़ दे दी है कि कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा, फिर उनका एक एडमिट कार्ड जनरेट होगा, फिर उनका PET और PST के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और वो सब चीज़ होगी। कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, इसमें क्या होगा, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट के अंदर, तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। फिर PST की इन्होंने बात करी है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वालिफाइड जो हाइट बार टेस्ट और PET रन भी स्क्रीन होंगे, उन्हें क्या करा जाएगा, हाइट, चेस्ट और वेट बाय द बोर्ड ऑफिसर्स। हाइट और चेस्ट इन सब के बारे में हम भी ऊपर बात कर ही चुके हैं सारी की सारी, तो इसमें ज़्यादा बात करने की कोई ऐसी बात नहीं है अब इसमें। अब बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए 4 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। 120 मिनट का ये पेपर रहेगा और 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 ही इसमें क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो उसी के साथ देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, फिर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी और इंग्लिश और हिंदी, ये सब चीज़ इसके अंदर रहेंगी। इसके बाद जो भी आपके देखिए इसमें जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि इसमें इन्होंने अभी कोई देखिए आइडेंटिफाई ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शैल बी वेरीफाइड विद बायोमेट्रिक क्रेडिट्स रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ PET बिफोर एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ उन्होंने दे दी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट द क्वेश्चन होंगे रिटन एग्जामिनेशन के विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट, और 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट के लगभग के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो भी इन्होंने इसमें कहा है टेंटेटिव आंसर। अब देखो, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, देखिए पहले आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए जो मिनिमम परसेंटेज रहेगी मार्क्स की वो क्या रहेगी, जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए 35% चाहिए उन्हें कम से कम क्लियर करने के लिए रिटन एग्जामिनेशन को, और जो SC ST OBC है उनके लिए 33%, उनके लिए 33% उन्हें जब भी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये
विल नॉट बी कॉल्ड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन स्कोरिंग लेस देन द क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर उससे कम आ रहे हैं तो उन्हें अगली स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा। देखिए कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन मेरिट इन द एग्जामिनेशन एंड कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताई दी सारी चीज़ यहाँ पे। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है फॉर्म को फिल करने का। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर पे। ठीक है, तो प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजर में क्या है, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड में फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी। देखिए वन टाइम पास जब आप भरेंगे तो उसके बिफोर प्रोसीडिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, या फिर कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बोर्ड, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हाउ टू रजिस्टर, रजिस्टर के लिए आपको ये लिंक दे दिया जाएगा, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और डिक्लेरेशन है। ज़्यादा कोई हार्ड टफ काम नहीं है, तो इसे आप जरूर भर दें और बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। इसके बाद फॉर फिलिंग अप दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लीज़ फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन्होंने स्टेप्स दे दिए हैं, तो इनके ऊपर तो क्या ही विचार विमर्श करना ना, जो तो आप जब भरोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ खुलती चल जाएंगी। और ध्यान रखना जो भी आपका मैट्रिकुलेशन के अंदर डिटेल्स हैं उसी के बिहाफ पे आपको नाम भरने हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर का, आपका नाम चिंटू, स्कूल में रोहित है और घर पे चिंटू बोलता है तो आप चिंटू भर के आ जाएंगे। इस तरह की बेवकूफ़ी मत कर देना, आप होशियार हैं। अब बात करेंगे फॉर्म की। तो देखिए फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे फॉर्म भी दिखा दिया है। तो देखिए पहले आपको नेम भरना है, इन्होंने दे दिया मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, फिर वेरीफाई करना है उसको, फिर आपको ये पूरी मतलब डिटेलिंग यहाँ पे दे दी है। कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है जो आपको इस फॉर्म में ना समझ में आए तो आप वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये पर्सनल डिटेल का फॉर्म आ गया कि इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है सारी, तो ये आपका हो गया सब चीज़। उसके बाद फिर आपका मैट्रिकुलेशन का इन्होंने दे दिया कि आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद फिर आपका ऐसे ही करते करते इन्होंने सब दे दिया। अब पार्ट 2 जो आपका ऑनलाइन बेसिक पेपर का फॉर्म है। तो देखिए बिफोर प्रोसीडिंग आपको भरने से पहले क्या करना है, विद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप द फॉलोइंग डाटा रेडी। आपके पास डाटा होना चाहिए जैसे कि कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके साइज़ इन्होंने दे दिया है क्या, 20 KB से 50 KB का होना चाहिए उसका साइज़। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, जो कि 10 से 20 KB का होगा। फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट में लॉगिन थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा था उसके नंबर और पासवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यू आर एलिजिबल फॉर फ़ी एग्जाम्पशन, अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट लगा रखा है सपोर्टिंग तो आप फ़ी एग्जाम्पशन के लिए हैं एलिजिबल। उसी के साथ इन्होंने यहाँ पे फॉर्म दे दिया है कि किस किस तरह से आप भरना है। जैसे आप भरोगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से लॉगिन रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपके पास ये खुल जाएगा, फिर आप इसमें वैकेंसी का खुल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये खुल जाएगा। फिर यहाँ से कांस्टेबल फॉर एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन इस तरह से आ जाएगा। तो फिर आप ये क्या करना है, इसको सबको भरना है। तो ये आप भरेंगे, ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इन्होंने इसमें हर चीज़ दिखा रखी है कि क्या कहाँ पे क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, और इस सब चीज़ों को आप फिल कर दें। तो फिल करके आपको क्या होगा, फिर आपके अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फिर फ़ी पेमेंट हो जाएगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद ये कुछ इन्होंने फॉर्म्स भी इन्होंने साथ में इस PDF, जो PDF आपको दूंगा इसमें लगा रखी हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी उसमें हैं, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आपको, तो उसका एक फॉर्मेट है, आप इसे डाउनलोड करें, भरें, उसमें अपना साइन वाइन कराएं, अपने जो भी ऑफिसर्स हैं आसपास गेजेटेड ऑफिसर्स उनसे साइन कराएं और इसे आप प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको CISF की कंप्लीट जानकारी का पता लग गया होगा कि क्या क्या इसमें पूछा गया है और क्या क्या आपको भरना है। बाकी आपको कोई और क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।